वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉट्स इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप बताया था। आज जो पढ़ाने जाने हैं ये पढ़ाएंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये जानना है कि इसमें करंट का फ्लो किधर से किधर होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कई लेक्चरों में ये चीज़ हो चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा और जो करंट का फ्लो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ठीक है, तो ये सबको क्लियर होगा। अब जब ये फ्लो हो रहा है तो ये फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का ये फ्लो हो रहा है और इसमें पूरे में हमें क्या मिल रहा है? हमें सेल पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, अब जो ये सेल पोटेंशियल है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में। ठीक है, तो इस सेल पोटेंशियल को हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में। तो सेल पोटेंशियल जो है ये एक्चुअल में क्या है? करंट के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्क मिलेगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क। तो हमें जो वर्क मिला वो मिला इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो इस सेल पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन से क्या बना? हमको केमिकल एनर्जी मिला। केमिकल एनर्जी मिला। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें क्या देगा? वर्क दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है इसमें कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमें यहाँ वर्क मिल रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हमें वर्क मिला उसको हम ऐसे लिख सकते हैं W = Q × V। ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, इसी का मल्टीप्लाई जो है वर्क इक्वल होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा है, फिजिक्स में भी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है जो ये Q है, Q जो है वो क्या है? चार्ज है। ठीक है, और ये चार्ज किसके बराबर होगा? जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज का फार्मूला होता है N × E। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन लेंगे वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, यहाँ पे लिखते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ना होकर यहाँ पे जो चार्ज होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज है वो हो जाएगा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है फैराडे होता है। तो इसको NE ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं? NF लिख सकते हैं। और यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये फैराडे हो गया। तो चार्ज की तो वैल्यू ये हो गई। साथ में जो पोटेंशियल है V, तो V क्या है? वो सेल पोटेंशियल है। किस पे? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो जो सेल पोटेंशियल होगा वही आपका V है। तो यहाँ वर्क का जो फार्मूला हो जाएगा तो Q × V है, तो Q की जगह लिख सकते हैं NE। तो यहाँ पे इसी में लिख देते हैं, इस मार्कर से यूज करते हैं। तो यहाँ पे Q की जगह लिख दें NF, यहाँ हो गया NF, और साथ में पोटेंशियल की जगह लिख सकते हैं E0 सेल। ठीक है, तो वर्क का जो फार्मूला हो जाएगा, तो वर्क का फार्मूला तो जो वर्क का फार्मूला हो जाएगा वो जाएगा W = NF E0 NF E0 सेल। तो हमें ये वर्क का फार्मूला होगा। ये वर्क कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क होगा ये। ठीक है, तो ये वर्क का डायरेक्ट ये फार्मूला मिलेगा कि वर्क = NF E0 सेल। F कहाँ पर? F का मतलब क्या है? यहाँ पे फैराडे, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम्स। 1 फैराडे = ये होता है। ठीक है, E0 सेल डिपेंड करेगा कौन सा सेल लेते हैं, उसका E0 निकाल लेंगे। अगर तो यहाँ पे अगर हम Zn और कॉपर लेते हैं तो उसके लिए अगर हमको वर्क निकालना हुआ तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू हो जाएगा N की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। F की वैल्यू हो जाएगी 96500 और इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा E0 सेल की वैल्यू इसके लिए होता है 1.1 वोल्ट। तो ये पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो हमें वर्क निकल जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? ये Zn और कॉपर के लिए वर्क निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि ये जो सेल है ये जो वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे चाहे ये देख ले इस फार्मूले पे, ये जो सेल है ये जो वर्क किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इस पूरे सेल को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं तो जो वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है? ये सिस्टम ही वर्क किया। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम वर्क किया तो जो इसका
वर्क हो जाएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसका वर्क हो जाएगा निगेटिव, अगर सिस्टम पर वर्क होता है तो होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे खुद ये सिस्टम वर्क किया क्योंकि ये खुद क्या खुद पोटेंशियल दे रहा है, पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है और यही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सेल ही वर्क कर रहा है। तो अगर वर्क जो है खुद जो है सिस्टम किया और सिस्टम किया तो वर्क हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। अब साथ में हमें ये देखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल है इसमें हमेशा में क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, किसी और टेम्परेचर पे तो भी क्या होगा, वो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। अगर वो कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो क्या होगा, ई सेल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमेशा क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे जो वर्क है वो बराबर हो जाएगा किसके, एनर्जी के बराबर होगा। और वो एनर्जी कौन सी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी। तो ये बराबर हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी के, ठीक है। तो वर्क हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कब होगा, जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को लिख सकते हैं जी, डेल्टा जी लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि वर्क जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर लिख देंगे निगेटिव, ठीक है। या तो इधर लिख सकते हैं या तो इधर भी निगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि जो है ये निगेटिव आ रहा है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्लू हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जी इक्वल टू माइनस डब्लू, और डब्लू को क्या लिख सकते हैं, एन एफ ई नॉट सेल। तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस में एन एफ ई सेल। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो ये गिब्स फ्री एनर्जी है ये भी दो कंडीशन में हो सकता है, या तो स्टैंडर्ड ले सकते हैं या तो नॉन स्टैंडर्ड लेंगे। तो अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, और अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कैसे देखते थे, इस सेल के लिए देखते थे जब कंसंट्रेशन क्या हो 1 m हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर कितना हो 1 atm हो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर इस कंडीशन में लेते हैं तो यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल मिलता है उसको बोलते हैं ई नॉट सेल, और जब इसमें से कोई भी कंडीशन अगर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ई सेल। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगा तो ये हो गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पे अगर नॉट लगाए तो यहाँ पे हमको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच भी एक रिलेशनशिप होता है, और वो क्या फार्मूला था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, क्या था कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन, और ये था लॉग, और यहाँ था के सी, ये वैल्यू था, ठीक है। इसमें भी स्टैंडर्ड कंडीशन के ये लिखते थे। तो अगर ये तो था स्टैंडर्ड कंडीशन और 298 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो उस समय जो ई सेल का फार्मूला होगा इसके लिए वो हो जाएगा 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ और लॉग के सी। उस समय ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पर इस वाले में इसी फार्मूले को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू ये फार्मूला है, तो इसी के आगे यहाँ पे ई नॉट सेल ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करते हैं तो लिख देते हैं, देखते हैं क्या आता है, एन एफ ई नॉट सेल की वैल्यू ये हो जाएगी, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.0591 डिवाइड बाई एन और लॉग के सी, एन से एन कट गया, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गया, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, एन से एन कट गया तो हो जाएगा माइनस 0.0591 एफ लॉग के सी, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसी फार्मूले को इस फॉर्म में अगर लिखते हैं जिसमें अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो यहाँ पर इसको मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पर इसी फार्मूले को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर यहाँ पर 298 ना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ का फार्मूला लिख देंगे माइनस एन एफ और पूरा ये वैल्यू लिख सकते हैं 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ और लॉग के सी,
टोटल ये फार्मूला होगा, एन एफ से एन एफ कट गया तो ये हो जाएगा -2.303 आर टी लॉग के सी। तो डेल्टा जी नॉट का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ये दो फार्मूला याद रखना है, एक तो डेल्टा जी नॉट का फार्मूला जो नॉर्मल केस में बताया गया था, कौन सा, ये वाला फार्मूला, और दूसरा ये वाला फार्मूला, ठीक है। इन दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और अधिकतर केस में केसी की वैल्यू पूछ देता है, और केसी की वैल्यू पूछेगा तो हमें एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि लॉग में दिया है तो लॉग का एंटी लॉग निकालना जानना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने आपको लॉग से एंटी लॉग और एंटी लॉग से लॉग निकालने का भी एक सिंपल सा ट्रिक बताया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि कैसे निकलेगा। तो ये दो फार्मूला है ग्रिस्प एनर्जी का, तो हमें मिल गया ग्रिस्प एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो किसकी वजह, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल, गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल का रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो है गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे आपको पढ़ाया